क्या आपको पता है विश्व में भारत का ट्रेन नेटवर्क में कौन सा स्थान है? नमस्कार, मैं कुलदीप मिश्रा आपको बता दूं कि भारत का विश्व में ट्रेन नेटवर्क में चौथा स्थान है। पहले नंबर पर है अमेरिका, दूसरे पे है चाइना, तीसरे पे रशिया और चौथे पर है अपना भारत। अमेरिका के कुल ट्रेन नेटवर्क की लंबाई है 2,50,000 किलोमीटर। चाइना के पास है 1,50,000 किलोमीटर का ट्रेन नेटवर्क। रशिया के पास है 85,000 किलोमीटर का ट्रेन नेटवर्क और अपने भारत के पास कुल रेलवे ट्रैक है 68,000 किलोमीटर। ठीक है ना गर्व करने की बात। हमारा देश दुनिया के टॉप 5 ट्रेन नेटवर्क के लिस्ट में आता है। गर्व होता है भारतीय होने पर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आजादी के 75 साल में ऐसा एक भी साल नहीं गुजरा जब अपने देश में कोई बड़ा रेल दुर्घटना ना घटी हो। आप सब जानते हैं पिछले हफ्ते 2 जून को शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा भीषण रेल हादसा हो गया, जहां कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई और इस टक्कर के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे डीरेल हो गए और जाकर दूसरी पटरी पे चले गए। वहां से यशवंतपुरा एक्सप्रेस आ रही थी। यशवंतपुरा एक्सप्रेस हावड़ा एक्सप्रेस के टक्कर से ये तीनों ट्रेन आपस में चपेट में आ गए। इस भीषण दुर्घटना में कुल 275 लोगों की मौत हो गई और लगभग 1100 लोग घायल हो गए। हालांकि पहले रेलवे ने 288 लोगों के मृत होने की घोषणा की थी। बाद में रेलवे ने उसे कम करके 275 का आंकड़ा दिया है। रेलवे ने कहा कि उन्होंने कुछ शवों को 2 बार गिन लिया था। 275 लोगों की मौत, यानी सिर्फ 275 लोग नहीं मरे, 275 परिवार मरे, क्योंकि वो सभी किसी न किसी के परिवार के हिस्सा होंगे और उस पूरे परिवार के एक कहे तो पूरा परिवार तहस नहस हो चुका होगा। इस दुर्घटना के बाद रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2 लाख रुपए और जिनको माइनर इंजरीज आई है उनको 50,000 मुआवजे की घोषणा की है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख मुआवजे की घोषणा, साथ ही जो मृतक हैं उनके परिजनों को सरकारी नौकरी की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन्नाथ रेड्डी ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की घोषणा की है। ये तो हो गए मुआवजे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पोस्ट में कवच की बात की जा रही है। कवच इसे पिछले साल मार्च 2022 में ही सफल परीक्षण रेलवे मंत्री ने खुद बैठकर किया था ट्रेन में, और एक इंटरव्यू में वो समझा रहे थे कि किस तरीके से कवच काम करेगा। अगर 2 ट्रेनें आपस में आएंगी तो रुक जाएंगी। ये उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ट्रेन पहुंचे उससे पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवीय के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उनका वीडियो पोस्ट करके लिखा है कि झूठी सरकार है, झूठी सरकार की झूठी तकनीकी ने कई लोगों की जान ले ली। इसमें मंत्री से लेकर कंपनी तक सभी जिम्मेदार है। इस भ्रष्टाचार के लिए एक आपराधिक मामले में जांच होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा कि ये कवच नहीं, भाजपा का कपट है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी एक इंटरव्यू में कहा
कि जब हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है, तकनीकी है, उसके बावजूद भी हम इन दुर्घटनाओं को रोक क्यों नहीं पाए। आइए सुनते हैं अधीर रंजन चौधरी को। बड़ी बड़ी बात कही जाती है कि हम एंटी कोलिशन डिवाइस लगाते हैं, कवच लगाते हैं, कवच में सब कुछ को रोक देगा। तो कहाँ कवच है भाई? एक के बाद एक 3 ट्रेन एक साथ हादसे में जुट गए, तो कवच कहाँ है? ये आज की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के सिस्टम में इतने सारे निरीक्षण की सारे हमारे पास धन मतलब सारे हमारे मशीनरीज है, सारे इक्विपमेंट है, सारे इंग्रेडिएंट्स है, फिर भी क्यों नहीं हम सफल हो रहे हैं ये हादसा को रोकने के लिए। आखिर जब कवच जैसी तकनीकी भारत के पास है तो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस वाला इतना बड़ा ट्रेन हादसा कैसे हो गया? क्या कवच सिस्टम ने काम नहीं किया? जब हमने रिसर्च किया तो पता चला कि जिस ट्रैक से कोरोमंडल एक्सप्रेस जा रही थी ना उस ट्रैक पर कवच इंस्टॉल था, ना ही कोरोमंडल एक्सप्रेस में कवच सिस्टम इंस्टॉल था। आखिर इतनी लोकप्रिय और बहुत ही फेमस कोरोमंडल एक्सप्रेस में ये कवच सिस्टम क्यों नहीं था? जब हमने जानकारी प्राप्त की तब पता चला कि अभी तक 1 साल में सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर के ट्रेन ट्रैक पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। मतलब कहाँ 68,000 किलोमीटर का भारतीय ट्रेन नेटवर्क और कहाँ सिर्फ 2000 किलोमीटर ट्रैक पर ही कवच सिस्टम इंस्टॉल है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है क्योंकि एक लेख में पता चला है कि पूरे रेलवे नेटवर्क को कवच सिस्टम देने के लिए लगभग 1 लाख करोड़ के बजट की आवश्यकता है और पिछले 1-2 सालों में सिर्फ और सिर्फ 400 करोड़ का बजट ही दिया गया है। इसलिए जिस रूट पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ वहां कवच सिस्टम नहीं था। अगर होता तो कई लोगों की जान बच जाती। वहीं इस मामले को लेकर अब विपक्ष ने हमला बोला है और उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि 270 लोगों की मौत की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? मोदी सरकार इससे भाग नहीं सकती, उनको इस जिम्मेदारी को लेना पड़ेगा और रेल मंत्री का उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा लेना चाहिए। साथ ही कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह ने भी लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण देते हुए रेल मंत्री को नैतिक शिक्षा देते हुए कहा कि उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के बाद एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है। उन्होंने भी लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण दिया और कहा कि रेल मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जब रेल मंत्री थे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, तब एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हो गई थी। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया, जबकि नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो अपना इस्तीफा दे। उसी का उदाहरण देते हुए शरद पवार ने भी रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। साथ ही तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने भी इस्तीफे की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना खुद का उदाहरण देते हुए रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की। नीतीश कुमार ने कहा जब वो रेल मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तब भी एक ट्रेन हादसा हो गया था और मैंने इस्तीफा दे दिया। अटल जी ने जबकि इस्तीफा ना देने की बात कही थी, उनको इस्तीफा मंजूर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, तमाम विपक्ष के नेताओं ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। वहीं सरकार और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि अभी इस्तीफे की बात ना करके जो घायल है उनके उपचार और मुआवजे की बात करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस सब के बीच इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है। सीबीआई के केस सौंपे जाने के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे सवाल उठाया है। उन्होंने 2016 और 17 में हुए ट्रेन दुर्घटना का उदाहरण देते हुए कहा कि ऐसे ही ट्रेन दुर्घटना 2016 में कानपुर में हुई थी, जहां पर 150 लोगों की मृत्यु हो गई थी और
आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही एक ट्रेन दुर्घटना में 50 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद केस एनआईए को सौंप दिया गया था। इन दोनों ट्रेन हादसों के बाद लगभग 7 साल बीत गए, लेकिन आज तक एनआईए ने चार्जशीट नहीं दाखिल की। तो क्या मान लिया जाए, सीबीआई को सौंप कर केस केंद्र सरकार सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है? सवाल आज ये है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी? क्योंकि मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूं कि 2016 में कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इसको भी आतंकी साजिश बताया गया था। एनआईए को केस सौंपा गया। रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को केस सौंपा गया। कानपुर के रेल हादसे की बात कर रही हूं, 152 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में कुनेरू आंध्र प्रदेश में रेल डिरेलमेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 40 लोगों की मौत हुई। तुरंत बजाय जिम्मेदारी तय करने के, जवाबदेही तय करने के, जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई। 7 साल हो गए हादसे के और आज एनआईए एक तय हो कि यह साजिश थी और सरकार की और सिस्टम की विफलता के कारण ये एक्सीडेंट नहीं हुए थे। 7 साल बाद भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है। मतलब करीब करीब 200 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर डिरेलमेंट से हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है ये नहीं पता है। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ ये किया गया है। असलियत यह है कि सिस्टम की विफलता, सिग्नल सिस्टम की विफलता, इंटरलॉकिंग क्या दिक्कतें, जो ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा, उसकी दिक्कतों के चलते ये हो रहा है। लेकिन सीबीआई और एनआईए जैसी उत्कृष्ट एजेंसीज, जो एक्चुअली इंटरपोल की नोडल एजेंसीज यहां पर हैं, जिनका काम है बड़े बड़े अपराधों की तफ्तीश करना, उनको इसमें शामिल करके अपने ऊपर से ध्यान भटकाया जाता है। यह पूरी तरह से साफ है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच कर सकता है, सीआरएस, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसकी जांच करने के लिए। क्यों नहीं उनसे जांच कराई जा रही है? क्यों सीआरएस को सिर्फ अब 8 से 10% रेल हादसे के केसेस की जांच कराई जाती है? ममता बनर्जी ने भी सीबीआई को केस सौंपे जाने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब वो रेल मंत्री थी 3 सालों के लिए, तब भी एक हादसा हुआ था और उसके बाद उन्होंने केस सीबीआई को सौंप दिया था, लेकिन आज तक उसका कोई भी रिजल्ट नहीं आया। तो सीबीआई सिर्फ केंद्र सरकार की कठपुतली है। केंद्र सरकार सीबीआई को केस सौंपकर सिर्फ और सिर्फ इस जिम्मेदारी से भागना चाहती है। वो रेलवे को अच्छी तरीके से जानती है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए केस सीबीआई को सौंपा गया है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक करें। ये नया चैनल है, इसको अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।